बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC का टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज आपके सामने पहला सहाफ़ी टाकरा लेकर आपके सामने मौजूद हूं और कोशिश करेंगे कि आज हम शहर सांगला हिल के मसाइल के ऊपर बात करें। बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रहती है। सियासतदानों के हवाले से पिछले प्रोग्राम हुए हमारे, जिसपे महंगाई भी थी और सड़कों के हवाले से भी बातें हुई। लेकिन आज चूँकि सहाफ़ी टाकरा है तो मेरे साथ मेरे शहर के एक बेहतरीन और एजुकेटेड सहाफ़ी भी हैं और इसी फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। उनसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू भी होगी और सहाफ़त के हवाले से भी, और तालीमी लिहाज से एक जो प्रिंसिपल है स्कूल का और वो और एक सहाफ़ी जब इकट्ठे होके जब किसी चीज़ को सोचते हैं, बच्चों की सोच के साथ को मिलाकर, वालिदैन की सोच को साथ मिलाकर, शहरियों की सोच को साथ मिलाकर वो क्या सोचते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। 2-3 अशआर हैं, शायर हैं इमरान असद भाई, उनकी तरफ से शायरी मुझे आज भी अनायत हुई। तक़सीम मालो दौलत मिल्लत में खामियाँ। इमरान असद भाई की शायरी में ये अल्फाज कमाल हैं। तक़सीम मालो दौलत मिल्लत में खामियाँ हैं, बाइसे ज़वाल यही तशनाए कामियाँ। अफलास की लकीर से नीचे हैं आम लोग, लेकिन अमीर शहर की ये खुश खरामियाँ। सब कारईन करते हैं शेरो सुखन से प्यार, लोगों को बा गई हैं मेरी खुश कलामियाँ। और मक्ते में लिखते हैं कि अब मिल रही है नस्ल नौ को मुस्तकिल असद। उनका जो तकिया कलाम है वो असद है, जो कि पूरा नाम उनका इमरान असद है। तो लिखते हैं कि अब मिल रही है नस्ल नौ को मुस्तकिल असद, आज़ादियों के नाम पर, आज़ादियों के नाम पर ज़हनी ग़ुलामियाँ। तक़सीम माल दौलत मिल्लत में खामियाँ हैं, बाइसे ज़वाल यही तशनाए कामियाँ। मैंने सब भाई आपकी शायरी का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह मुझे शायरी भेजते हैं और हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और शायरी से जो शेर व अदब के साथ तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत करते हैं अदब के साथ, उनको भी बहुत पसंद होता है कि शायरी की जाए। तो उन लोगों की ही वजह से हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम हर रोज़ प्रोग्राम में शुअरा कराम का जो है ना कलाम शामिल किया करेंगे, ताकि जो ज़ौक़ है, शौक़ है, मज़ीद परवान चढ़ता रहे। मेहमान है आज के हमारे ही नहायत ही मोतबर शख्सियत हैं। आप अभी उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीनी तौर पर आप लोग उनको जानते होंगे। बहुत ही कह लें कि कम मुद्दत में उन्होंने वो मकाम सहाफ़त में हासिल कर लिया है जिसको कह लें कि लोग बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्योंकि एक आदमी जब पढ़ा लिखा होता है और जब वो सहाफ़त में आता है तो सहाफ़त का जो मेयार होता है यकीनी तौर पर वो बुलंद हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे शहर में पढ़े लिखे सहाफ़ियों का भी जो है ना आगाज़ होना शुरू हो चुका है। मोहम्मद अरशद रिजवी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाहौर रंग न्यूज़ और रोज़नामा नई बात, दी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर के भी जो है ना आप नुमाइंदे हैं। मैं नुमाइंदे नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि यही चला रहे हैं कि ऐसे लोग जब सहाफ़त में आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मेयार है वो बुलंद होगा। पहले उनको खुशामदीद करते हैं, फिर बातों पे आगे लेके चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ऑन स्क्रीन आपके पास आऊँ और शहर के मुख्तलिफ़ हालात पे हम लोग डिस्कस करें। और दूसरा ये कि अभी जितनी मैं आपकी एक शायरी आई हुई थी आपको असद भाई की, इमरान असद भाई की, तो वो आज के प्रोग्राम के हवाले से ही आपने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की उसकी कि हमें आज़ादी के नाम पर ग़ुलामी जो है वो इंडेल दी जाती है हमारे जहनों में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया है, हम इसी को लेके चलेंगे। मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत पुरानी ख्वाहिश थी लेकिन आज जाके पूरी हुई कि आपके साथ बैठें। पहले तो बैठने का दिन कुछ और था, लेकिन दो कह लें कि मुझे जो कि लोग सहाफ़ियों में गिनते हैं तो दो सहाफ़ी आमने सामने टाकरा में, मैं पहले बताता हूँ, टाक भी होगी, टक्कर भी होगी। ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करूँ, मैं आपकी किसी भी बात का कभी भी जो है ना कह लें कि मुखालफ या अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुखालफत कर सकता हूँ, ताकि मेरे जो प्रोग्राम जो नाम रखा है टाकरा, उसमें जो है ना टक्कर का भी अंसर बाकी रहे। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। शुरुआत में ही ऐसी बात करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा मसला है मेरे शहर का, बल्कि अभी तो पूरे पाकिस्तान में बन चुका है। लेकिन हम बात करेंगे शहर सांगला हिल की कि यहाँ पर आप क्या समझते हैं। अगर हम बात करें सड़कों की
और एम्बुलेंस की और रेलवे की, तीनों चीज़ें ही एक जैसी हैं। एम्बुलेंस पे आप पहले बात शुरू करेंगे कि हमारे शहर में एम्बुलेंस के हवाले से क्या इंतजाम हैं। जी मुबशर भाई, आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट पहले ही पकड़ा है, और मैं चाह भी रहा था कि इस तरह का कोई आप जैसे सहाफ़ियों से ये तवक्को कर रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन करें। हमारे शहर में बहुत सारे मसाइल के साथ साथ, जैसे अभी मैं तो कहता हूँ ये शहर लावारिस है, कि बहुत सारी मुसीबतों का गढ़ बनने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारे हमारे जो सियासी लीडरान हैं, उनका कोई किरदार इतना पॉजिटिव नहीं रहा कि हम स्टेज पे बैठे उनकी तारीफ़ें कर सकें। हालात आपके सामने हैं, पूरा शहर जानता है, सारी जितनी भी हमारी डेवलपमेंट्स हैं वो किस कदर हो चुकी हैं या किस कदर हुई हैं, वो सब जानते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक पॉइंट उठाया। हमारे पास देखें THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है 80 से ज़ायद गांव और डेरा जात को। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि एक भी एम्बुलेंस वहां पे मौजूद नहीं है, एक और भी सरकारी तौर पर या प्राइवेट तौर पर, ना ही सरकारी और ना ही निजी तौर पर एक भी एम्बुलेंस जो है वो मुयस्सर नहीं है। और ये बारहा मुशाहिदे में आ चुका है, हम लोग हाईलाइट्स कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां जो हैं वो अपनी सांसों से हाथ धो चुकी हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी ना होने की वजह से जो मरीज़ है उसको बर वक्त तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं आती, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। यहाँ से हम लोग उसको रेफ़र अगर कर भी देते हैं डॉक्टर के फैसलाबाद ले जाएं, तो पहले तो ये कि सबसे पहली जो आपने अभी जैसे आपने जिक्र किया कि सड़कें हैं, रेलवे है, एम्बुलेंस है, तो मैं ये कहूँगा ये एक ट्रायंगल है, ये इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। एम्बुलेंस अगर है भी और सड़कें ठीक नहीं हैं तो फिर भी मरीज़ बेचारा परेशान ही होगा जो यहाँ से सफ़र करके किसी और जगह पे जाने की कोशिश करेगा। तो जो एम्बुलेंस है, सबसे पहली बात तो ये कि अवेलेबिलिटी का मसला है कि अवेलेबल नहीं है। अगली बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट किसी किस्म की कोई एम्बुलेंस जो प्राइवेट लोगों ने बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में उन्होंने बनाई हुई हैं, उस एम्बुलेंस में बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है, इवन ऑक्सीजन तक नहीं होती। तो अब आप एक गाड़ी को जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और बुनियादी तिब्बी फर्स्ट एड की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, उसे फिर आप कार से ही तशबीह दे लें। आप एक कार में अपने मरीज को यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप किसी एम्बुलेंस में नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा मसला एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस से बढ़कर अब वो शेर है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक थोड़ा सा कुफर तो टूटा, ये सड़क का जो कुछ हिस्सा था 3-4 किलोमीटर का वो बनना शुरू हुआ है। कारपेट कल परसों से डाल रहा है उस पर, वो बनना शुरू हुआ है। इसका क्रेडिट हम लोग देते हैं PTI की गवर्नमेंट को कि चलें 3 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ काम जो है वो होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम इन 3 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे निकलें और हम क्रॉस करें सलार वाला, तो उसके बाद फिर हमारे हालात इतने ही पतले हो जाते हैं, सड़क आगे फिर ख़राब है। तो हमें सफ़र करने के लिए सांगला हिल में जो करीब 3 स्टेशन पड़ता है जहां हम अपने मरीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, वो है फैसलाबाद। लाहौर हम नहीं जा सकते, ननकाना जो है वो आप जानते हैं, अगर DHQ है तो वहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम वहाँ पे अपने मरीज़ को शिफ्ट करें। तो फैसलाबाद शिफ्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारे मराहल में सड़कें, एम्बुलेंस और साथ में ट्रांसपोर्ट का इशू है। अब देखें, जो गरीब आदमी ना एम्बुलेंस अफोर्ड कर सकता है, अगर मुयस्सर है एम्बुलेंस, तो उसको भी, गाड़ी को भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास ऑप्शन होती है अपने मरीज को किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में बिठाए और वो हॉस्पिटल तक, फैसलाबाद तक ले जाए। अब आप बताएं, हमारे पास ये जो सहूलत है लोकल ट्रांसपोर्ट की, वो आप देख सकते हैं, आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन में है, वो भी मुयस्सर नहीं है। शाम 7-8 बजे के बाद आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकें। तो लिहाजा ये आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, अभी आपने जो पॉइंट था उसको डिस्कस किया कि ये ट्रायंगल जो थी, इंटरलिंक्ड चीज़ें थी, सड़कें, पुलिस, सड़कें, एम्बुलेंस और रेलवे। तो ये रेलवे का भी निज़ाम आपको पता है 15 साल से पहले, अगर मैं बात करूं आज से कोई 15-20 साल पहले की, जब हम लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे, पढ़ने लाहौर जाते थे या हमारे दोस्त पढ़ने फैसलाबाद जाते थे, तो सुबह हमारे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती,
सही। बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, जी, जी। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ से सफ़र करके करती थी, वो जी, जाती थी। जी, जी। तो अब तो ट्रेन्स हैं ही नहीं है, एक ट्रेन चल रही है सारे दिन में जो आपको कैरी करती है, जी, मतलब जी। वही भाग रही, कभी फैसलाबाद जा रही है, कभी लाहौर जा रही है। उसमें भी प्राइवेटाइज कर दिया गया उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, और वो उनके जो बोगियों के नंबर हैं वो भी कम है, जी, जी। तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। सही तो है। अब इसका हमारे पास सबसे बड़ा, अगर मैं बुनियादी सहूलतों में से जिक्र करूं, तो सबसे बड़ा मसला यही है कि एम्बुलेंस और सड़कें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। अल्लाह करे सड़कों का जो एक सिलसिला अब शुरू हुआ है कि ठीक होना शुरू हुई है, ये तमाम सांगला की राबता सड़कें ठीक हो जाएं। जी, इंशाल्लाह अजीज़। अभी मुझे जवेद विर्क साहब देख रहे हैं, अल मक्का ब्लड डोनेशन के चेयरमैन, वो भी आपकी बातों को बड़ा सराह रहे हैं। जी, यकीनी तौर पर वो भी अपने हद तक ब्लड के हवाले से काफ़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी, जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि एम्बुलेंस के मामले में ये हुकाम बाला से हमारी पुरजोर अपील है कि शहर सांगला को एक एम्बुलेंस सरकारी तौर पर फुल फ्लैज के साथ पूरी सहूलियात के साथ दें, ताकि हमारे जो मरीज़ हैं, अभी तो फैसलाबाद रोड अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है, बहुत जल्द बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाल्लाह। तो फिर हमारे मरीजों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ वैसे तो मशहूर है जी इन्हें नहीं बचना है लाहौर ले जाओ, जी, तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि इसको फैसलाबाद ले जाएं इसको क्योंकि ये फैसलाबाद करीब है। जी। तो अगर एम्बुलेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। एम्बुलेंस के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा फिर हम वापस आते हैं एम्बुलेंस के ऊपर। एम्बुलेंस जैसे आपने बताया कि मरीज को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों में भी लोग लेके चले जाते हैं, तो एम्बुलेंस ही क्यों ज़रूरी है? जी, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपसे एक तज़किरा किया कि एम्बुलेंस वाहद सोर्स है, ऐसा कैरेज है जी, कि जी। जिसमें बुनियादी तिब्बी सहूलियात या यूं कह लें फर्स्ट एड की सहूलियात मौजूद होती हैं। जी, ठीक है। मतलब सबसे प्रायर पे जो प्रायोरिटी पे जो चीज़ हमें उस वक्त मरीज़ को चाहिए होती है, वो है उसको ऑक्सीजन की फ्राहमी सही तरीके से मुयसर आए और क्वांटिटी में जी, ठीक उसको है। मिले। मैं फिर बात करें छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और हम इंशाल्लाह अज़ीज़ मज़ीद जो सवालात हैं उनके ऊपर बात करेंगे।
डिपेंड करती है हमारी सफाई के ऊपर भी। सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा ज़रा कि ये अगर सफाई के हवाले से हमारे शहर के जो इंतजामात हैं वो कैसे हैं। अच्छा, ये बड़े आप चुन के क्वेश्चन रखे हैं, आपने कर रहे हैं आप। ये एम्बुलेंस का मसला था सेहत वाला, और सेहत के साथ आपने सफाई को जोड़ा, ज़बरदस्त आपने कमाल किया है, इंटरलिंक चीज़ें। सफाई अगर आप देखें मुबश्शिर भाई, तो आप ऑन ग्राउंड जाके निकलें, बाहर शहर में देखें। जी जी। अब एक नया काम म्यूनसिपल कमेटी ने करना शुरू कर दिया है कि शहर से कूड़ा उठा के शहर के अंदर ही फेंकना शुरू कर दिया। शहर से के अंदर उठा के शहर से ही उठाया, गली मोहल्लों से उठाया, और शहर के दाखिली या खारजी रस्तों पे जहां उनको वेकेंट प्लेस नजर आई, वहां उसको डंप करना, फेंकना, उसको वहां पे शुरू कर दिया जी है। जी। अच्छा अच्छा, एक तो मसला ये है कि वो आप इस वक्त भी फैसलाबाद रोड से गुजर के देखें, जी जी। आपकी नाक आपको एक दफा होश दिला देगी, दरवाजे के सही है। आपको लग लो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाता है कि आप कहीं से गुजर रहे हैं। इसी तरीके से आप वो जो शाहकोट रोड से निकलें, पहाड़ी के पीछे चले जाएं, ये सारे वो एरियाज हैं जहां से हमारी जो कमेटी है वो मोहल्ले का सारा जितना कूड़ा करकट है वहां पे फेंक रही है। यानी उसका कोई ऐसा इंतजाम नहीं। एक एलिमेंट अभी मैं सफाई का बयान कर रहा हूँ। अच्छा, अगली जगह पे आ जाएं आप, गली मोहल्लों में आप नाकस तरीन इस वक्त ये आलम है कि सफाई के लिए हमारे पहले जो हम बचपन में देखा करते थे कि हर गली या दो गलियों के लिए एक जो था वो सफाई वाला खाकरोब वो मंसूब होता था, और वो मुंसलिक होता था, वो जाके काम करता था, सफाई करता था, अपॉइंटेड था इन चीज़ों के लिए। अब हमें मोहल्लों में, आप जिस मर्जी मोहल्ले में चले जाएं, पुराने मोहल्लों में चले जाएं, मेन शहर में चले जाएं, अब आपको खाकरोब नहीं मिलते। अब आपको खाकरोब जो प्राइवेट आपने रखे हुए हैं, 200-300 दे के आप सफाई करवाते हैं, और अगर नालियां हैं तो नालियां बंद पड़ी हुई हैं, गंदा पानी ओवरफ्लोड है, वो गलियों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, गंद डाला हुआ है उसने, तो वो भी कर रहे हैं, तो काफी भी फैल रहा है उससे। ये आजकल जैसे आपको पता है मच्छर वगैरह की अफसाइश भी उससे हो रही है, और उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। तो इस वक्त सांगला की जो सफाई की हालत है वो नाकस तरीन सूरत हाल है। अक्सर हम लोग उसकी तरफ इशारा जो है वो करते रहते हैं, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां जो हैं वो उनको हम लोग हाईलाइट करते रहते हैं, लोगों के सामने रखते रहते हैं, अदारों के सामने गुजारिश करते रहते हैं कि ये काम करें। तो अभी इंतहाई ज़्यादा सूरत हाल जो है वो नाकस है सफाई के लिहाज से। गलियों में चला नहीं जा सकता, नालियाँ बिल्कुल साफ़ करने वाली हैं, जो कूड़ा करकट यहाँ से उठाया जाता है, चाहे वो कोई प्राइवेट बंदा उठा रहा है या म्यूनसिपल कमेटी उठा रही है, वो शहर के पास पास ही बिल्कुल जहाँ पे लोगों का गुजरगाहें हैं वहाँ पे फेंका जा रहा है। तो मतलब अभी भी सफाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, और इसके लिए हम चेयरमैन अभी बहाल हुए हैं बल्दिया के, उनसे सीओ साहब से हम दरख्वास्त भी करेंगे कि वो शहर की सफाई की तरफ तवज्जो दें। पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था मैंने, आसफ आसी साहब थे और दीगर अफराज के साथ भी। अभी मियाँ ज़ुफरुल्लाह साहब के साथ चंद दिन पहले इंटरव्यू था मेरा, उनसे भी मैंने यही बात की है कि सबसे पहली बात जो नाज़रीन अगर आप जानते हैं तो भी अच्छी, अगर नहीं जानते तो आप याद रखें कि पिछली सदी के जो अपॉइंटेड क्वांटिटी है आज भी जारी व सारी है। मतलब अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई कि तादाद इंक्रीज हुई हो। सिटी इतना बढ़ चुका है कि कुर्बो जवार के बेशुमार विलेज से लोग शहर मुंतकिल हो चुके हैं, शहर खुद एक्सटेंड हो चुका है, और कितनी अभी कॉलोनियाँ आपके सामने बन चुकी हैं, लेकिन आज भी तादाद 80 की 80 है। 80 में भी 30 लोग काम करते हैं, 30 का पता नहीं, 20 आते ही नहीं। 20 जो मतलब कह लें कि मौजूद हैं, लेकिन वो चौधरी हैं बल्दिया के, वो काम नहीं करते। इस वजह से भी हमारे शहर की जो है ना सफाई का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी बल्दिया में और पंजाब में भर्तियाँ खुली हैं, आपने भी देखा होगा, वो अखबार चल रही है, तो खबर है। आप उस बारे से क्या कहेंगे, उम्मीद रख सकते हैं हम कि नहीं? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास स्ट्रेंथ कम है जी, मैटर ये करता है मैनेजमेंट कैसी। सही है, ठीक है। अगर तो मैनेजमेंट ठीक है, बंदे के पास कोई आइडियाज़ हैं, वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकता है स्ट्रेंथ कम के साथ। जब आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने ये काम करने हैं और मुझे ये काम चाहिए, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है, जी जी, तो आप अपनी चीज़ों को
कम होते हुए भी अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए आप एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जी जी। अब आप जैसे अभी आपने बताया कि 80 मुलाजमों में से 30 काम कर रहे हैं, 30 का पता नहीं है और 20 चौधरी हैं। जी जी। ये आपने एक कैलकुलेशन निकाली। जी जी। अब वो 30 जो हैं वो कहाँ, मतलब अगर काम करने वाले काम कर रहे हैं और जो बाकी 30 वो कहाँ हैं और क्यों हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जी जी। अगर आप इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो जी ये जी। बिल्कुल ये बड़ा सवालिया निशान है कि वो 30 कहाँ है। अच्छा, अगर वो 30 के साथ भी काम लिया जा रहा है तो मैनेजमेंट वो बाकी 30 को निकाल के और 20 को निकाल के जिस तरह की उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उनसे काम क्यों नहीं ले रही, ये भी एक सवाल है। काम उनसे ना लेना, अगर उनसे मैनेजमेंट काम नहीं ले रही तो फिर मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, फिर मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो इस वजह से वो काम नहीं ले पा रहे। अगर आपकी लेबर आपके कहे सुने में नहीं है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर काम डिलीवर नहीं हो रहा तो मैं किसी वर्कर से नहीं पूछूंगा, मैं किसी बहसीयत शहरी किसी भी काम करने वाले आम आदमी से नहीं पूछूंगा। मेरी दरख्वास्त होगी या मैं पूछूंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो मैं मैनेजमेंट का खटखटाऊंगा। जी जी। बनता भी यही है। तो हमारे सीईओ साहब हैं, पहले भी सीईओ चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो कभी इधर कभी उधर, कभी दर बदर कभी इधर, वो तो घूमते रहते हैं। उनको हमारे मसाइल से क्या लेना देना, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं जितनी आपने ये अभी बात की है ना, मैं इससे इस लिहाज से मुत्तफिक हूँ कि आप किसी भी ऑफिसर को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, आप उसको क्या सज़ा दे सकते हैं अगर काम नहीं होगा। हमारे पास आवाम होने के नाते कोई राइट है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अदालतों में जाके या किसी उसके बड़े मैनेजमेंट में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में जाके दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये हमारे शहर का काम था, आपने ये बंदा अपॉइंट किया, हमारे लिए काम नहीं हो रहा। अब उस जो काम बंदा मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहा, तहसील लेवल पे या किसी शहर गांव में छोटे में काम नहीं कर रहा, उसको सज़ा क्या मिलेगी? वो म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर हों या कोई वो और मैनेजमेंट में बैठे हों, उनको क्या सज़ा मिलेगी? ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो इससे बढ़कर क्या होगा? तो ये सारे ऑफिसर्स जानते हैं कि हमें ट्रांसफ़र से बड़ी और कोई चीज़ नहीं हमारे लिए। तो ट्रांसफ़र पे अगर आके बात रुक जाती है तो हमारे मसाइल फिर कौन हल करेगा? ट्रांसफ़र हल नहीं है। हाल तो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट बैठी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो अपनी सिटी गवर्नमेंट्स जितनी भी उनके सबॉर्डिनेट हैं वो उन्हें कहें, उनसे काम लें। उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जनाब ये शिकायत आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं, शहरी परेशान हैं, तो ये क्यों हल नहीं हो रही, आप किस लिए बैठे हुए हैं? सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसफ़र कोई हल नहीं। अभी कुछ दिन पहले बल्दिया ने 500-500 हज़ार रुपये के नोट भी इकट्ठे किए थे तमाम दुकानदारों से सफाई की मद में। आपके इल्म है वो चीज़ें? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में क्या है। कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, एक खुल के आपके सामने ये सारा वाकया है कि 1000 रुपीज़ हुए और आपने क्वेश्चन किए वहाँ जाके मुख्तलिफ सोर्स से कि ये क्या हुआ। तो फंड्स की कमी का एक आप लोगों को बताया गया कि फंड्स की कमी, तो इस वजह से हम लोगों ने वो इकट्ठे किए। चले यहाँ तक भी मैं मान लेता हूँ कि जी मेरे शहर की बेहतरी है, फंड्स इकट्ठे करने के लिए आपने पैसे ले लिए, उसकी डिलीवरेंस आपको नज़र आई? क्या हुआ? वो फंड्स इकट्ठे होकर कोई आपको नज़र आया, कोई डेवलपमेंट हुई है, सफाई हुई है, कहीं आपको पैसे लगते नज़र आए हैं? तो क्या हुआ फिर? जितनी पुलियाँ थी, जितने बाजार थे, उनके जो ऊपर छतें डली होती हैं, पुलियाँ जो घरों के सामने लोगों बनाई हुई थी, सारे के सारे बाजार उन्होंने उखाड़ दिए जी सफाई करने के चक्कर में। भाई बाबा वो तो उखाड़ दिए, तभी उसको लगाना किसने है? हमें वो पैसा जो 500,000 लोगों ने दिया लगा हुआ नजर नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आया, मतलब अपनी बात करता हूँ। जी बिल्कुल। तो किसी ने पूछा भी नहीं इनको। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बनता है, राइट है, एक आम शहरी होने के नाते मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने फंड दिया है या किसी भी शहरी ने फंड दिया है तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि वो मेरे फंड का कोई नज़र भी तो आए कहीं पे लगा हुआ। तो एक पुराना माकूला ये है कि हम लोग शायद अंग्रेज़ ने हमें इस हद तक इस चीज़ में कर दिया हुआ, जैसे आपने इमरान साहब का वो शेर पढ़ा कि हम सोचते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। तो हम में से ही कोई बंदा अगर आवाज़ उठाएगा तो आप देख लें, उठा के बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है आपको। सही है। मेरे दोस्त हैं साफ़ी भाई मलक ज़िशान ना, उन्होंने कुछ दिन पहले, चूँकि मेरा भी रोड गोले बाजवे रोड से गुजर कर अपने गाँव जाता हूँ, तो वहाँ पर भी गंद है। उनकी जो रहायशगाह है वो है
सफदराबाद रोड के ऊपर, वहाँ पर भी गंद था। उन्होंने कंप्लेन की, कोई एक्शन नहीं आया। उन्होंने सिटीजन पोर्टल पे अपलोड कर दिया। सिटीजन पोर्टल वालों ने फिर इनको जब अप्रोच किया तो फिर ये बागे सारी सफाई सब कुछ कर दिया। उनको बुला के बोल रहे हैं एक साफी को कि तुम हमारे पास आके बोलोगे जी हमारी सुलह हो गई, मामला खत्म हो गया है, काम हो गया, जबकि काम तो हुआ ही नहीं। काम तो उस बात कितने दिनों बाद जाके हुआ। अगर आप बड़े लेवल पे भी चले जाएं तो फिर भी काम करने को ये लोग तैयार नहीं। अब करते भी हैं, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद फिर बात वही है। जबकि सफाई तो ऐसी चीज है, आप बेहतर समझते हैं, आप प्रिंसिपल हैं तो बच्चों को तो डेली बोलना पड़ता है कि जी आप सफाई का ख्याल रखें, तब जाके सफाई रहती है। अच्छा अफसर साहब, मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, देखें मैं आपकी बात से अभी जो चीज़ मैंने देखी, बहसीयत सहाफ़ी या आम शहरी, अगर मैं किसी अदारे का, किसी अफसर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरी उस अदारे के साथ क्या अदावत शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई? नहीं, मैं तो अपना सवाल लेके गया हूँ कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, मेरा मसला हल कर दें। जी जी। तो ये कहाँ से सहाफ़ी के अंदर आ गया कि जी मेरी सुलह हो गई? सुलह तो तब हो जब झगड़ा हो। झगड़ा ही नहीं है तो हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। सही है। जो सिटी गवर्नमेंट है उसके जिम्मे जो जो चीजें हैं वो हमें प्रोवाइड करे। ऐसा ही है। जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं वो हमें लॉ एंड ऑर्डर की जो जो चीजें हमें हमारे हक में है और उनकी ड्यूटी है वो हमें प्रोवाइड करें। सही है। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर, इसी तरह से सारे सेक्टर जिसके ड्यूटी है जो वो प्रोवाइड करे अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम तो ये कहते हैं, एक सहाफी की किसी से क्या लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं, लेकिन सहाफी का काम तो ये है ना कि वो जहां पे नक्स देखे, कोई बुरी चीज देखे, उसको हाईलाइट करके उसको ठीक करवाने की कोशिश करे। वो कोई पर्सनल या जाती अनाद तो नहीं। वो एक खलकत का जो अवामुन नास है उसकी भलाई के लिए करता है, अपने मुआशरे की भलाई के लिए करता है। तो यहाँ झगड़े वाला तो वो कोई मसला नहीं। हमारे अगर जितने भी मसाइल हम अगर बोलते हैं, हम लोग मसले उठाते हैं, मसाइल उठाते हैं, जैसे अभी पानी का मसला हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का सांगलाइल का मसला है। चेयरमैन साहब जो हैं मलिक आजम साहब वो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो पानी में बात करते हैं इंशाल्लाह अजीज उस पे। जी तो सफाई के ऊपर चलें। बात अच्छी गुफ्तगू हुई। थोड़ा सा चूंकि आप भी एक अदारे को चला रहे हैं, आप भी मैनेजमेंट हैं, तो आप मैनेजर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं, निज़ाम को चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे जो लोग होंगे जो बाहर के हैं, जो डायरेक्शन स्कूल के अंदर नहीं पहुंचे अभी तक देखने के लिए या किसी भी मामले के लिए, हमारी भी जुस्तजू होगी या हमें तजस्सुस होगा कि हम भी जानें कि डायरेक्शन स्कूल में आप सफाई को कैसे मेंटेन करते हैं, ताकि जो सीखने वाले लोग हैं, दीगर अफराद हैं, वो भी कुछ सीख सकें आपसे। अच्छा, उसमें देखें जो सफाई का मसला है, कुछ मेरी हैबिट्स में ये चीज़ें हैं कि अगर हम लोग देखें, एक उस्ताद जो है वो उसकी सबसे पहली जो ड्यूटी कह लें या यूं कह लें, उसकी हैबिट जो है वो सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो रोल मॉडल है, वो अपने बच्चों का रोल मॉडल। तो आप क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हैबिट्स बच्चे की क्रिएट कर रहे हैं, वो आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सुबह एक जो हमारी वहाँ पे डिसिप्लिन इंचार्ज हैं, वो सुबह उठ के लॉन देखती हैं, जो पौधे हैं उनको देखती हैं, और फिर बच्चों को स्पेशली हम लोग पूरी तरीके से उनकी ज़हन साजी करते हैं कि किस तरह से आपने नेल्स को हाइजीन रखना है, काटना है, और शूज़ किस तरह से ऑर्डर में पॉलिश होने चाहिए। तो स्कूल के अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो दिन में 2-3 दफ़ा हम लोग सफाई को चेक करते हैं, ताकि सफाई एक बच्चे की हैबिट बन जाएगी, तो यही बच्चा कल मुआशरे का फर्द बनेगा, तो मुआशरे की भी हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल सही है जी। मतलब आप समझते हैं कि एक काम को बार बार करते रहेंगे तो फिर उसकी आदत बन जाएगी। इसी तरह सफाई है, मतलब आप चाहते हैं कि बल्दियाँ वाले डेली सफाई करें तो तब सफाई होगी। हाँ जी, मेरा मकसद यही था बात करने का। आप देखें, डेली हम अगर बच्चों को कर रहे हैं तो साल से कर रहे हैं, सही है, तो लेकिन डेली ही करना पड़ता है। बिल्कुल। हम ये नहीं कर सकते कि 2 वीक उसमें से स्किप कर दें कि 2 वीक आप बच्चों को हम नहीं बताएंगे कि सफाई क्या होती है और कैसे करनी है। जिस दिन हमने ये किया उसी दिन नेग्लिजेंसी शुरू हो जाएगी, उसी दिन बच्चे जो है वो उसको ना करना शुरू कर देंगे, हैबिट बन जाएगी। कोई बात नहीं, हमें कोई कौन सा पूछता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और इसी तरह एक और बड़ा मसला पार्कें हैं मेरे शहर की, तफरीह गाहें, उनके वाले से बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक है। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर।
घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायत खरीदें। अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब सांगला हिल में सुपर स्टोर, घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायत खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर, घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायत खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर, घरेलू इस्तेमाल की तमाम अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायत खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सांगला के मसाइल। सबसे बड़ा मसला आज के प्रोग्राम का निचोड़ वो एम्बुलेंस है। उसके बाद फिर सफाई के मामले से भी गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो साथ साथ में स्कोर भी चल रहा है। पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंतहाई अच्छा स्कोर रहा। 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे हम स्कोर के ऊपर। जो कि हमारे साथ मौजूद हैं वो नुमाइंदे हैं रोज़नामा नई बात और लाहौर रंग न्यूज़ के, और प्रिंसिपल भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं क्रिकेट के वाले से। सर जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो अभी 174 स्कोर उन्होंने कर लिया है 20 ओवर में, आपको क्या लगता है? स्कोर जितना एक्सपेक्टेड था कि ये 190 के करीब जाएंगे, वहाँ से कुछ 15 को रन शॉर्ट है। जी जी। लेकिन फिर भी 174 या 5 जो है वो डिफेंडेबल है। तो अच्छे बॉलर हैं हमारे, उम्मीद भी है और दुआ भी करनी चाहिए कि वो डिफेंड भी कर लें और हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतें। इंशाल्लाह खैर रखेगा। इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ हैं। और ABC मीडिया की तरफ से दुआ आप देख रहे हैं नीचे चल रही है, साथ में स्कोर भी चल रहे हैं। और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे जैसे रिफ्रेश करता रहता हूँ, ताकि आपको जो लोग हमें देख रहे हैं वो कम अज़ कम मैच से दूर ना हो। अगर लाइव नहीं देख रहे तो एटलीस्ट उनके सामने स्कोर जो बोर्ड है वो नज़र आ रहा है उनको, और हमारी दुआएं भी साथ चल रही हैं। बात हो रही थी सफाई की, सेहत की,
और सेहत के लिए कहते हैं कि आप घरों से निकलो, पार्कों में जाओ, पार्कों में जाके घूमो फिरो, एंजॉय करो। और जब हम पार्कों में निकलते हैं तो मेरे शहर में बड़ी जो मुतअज्जब जगह जो थी मुझे लगी मेरे शहर में जब वापस आया हूँ पिछले साल, वो थी 20 पार्कें छोटी छोटी। मतलब 20 फैमिलीज जो हैं, अगर अपनी पूरी फैमिली के साथ चले जाएं तो वो 20 पार्कों में अलग अलग बैठ सकती हैं। फिर उसके अलावा दूसरी अल्लामा इकबाल पार्क है, हिल पार्क है, फिर दीगर पार्कें थी, वो सब मौजूद हैं अभी भी, बड़ी बड़ी पार्कें। लेकिन जो अभी मौजूदा हालात की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है पार्कों की सूरत हाल क्या है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा, आज चूंकि वो स्पोर्ट्स भी चल रही है तो मैं साथ पहले थोड़ा सा आपकी इजाज़त से वो भी जी, ऐड जरूर। करना चाहूँगा जी कि हम लोग स्पोर्ट्स के लिहाज से जो जिस्मानी हमारी एक्सरसाइजेज थी वो स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी सांगला इल्म में। जी जी क्रिकेट की अभी आपने बात की, हम लोगों ने क्रिकेट खेली और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। जी जी अब आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत कम नज़र आती हैं। ऐसे ही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, एक 3 लाख से जायद आबादी रखने वाले शहर के पास एक स्टेडियम है, जी जी और वो स्टेडियम भी पूरी तरह से मुयस्सर नहीं है खेलों के लिए। जी जी अब सबसे पहली बात यह है कि अगर तो छोटे छोटे ग्राउंड्स जो थे वो शहर की ज़रूरत थे, कम से कम 4 अतराफ में ग्राउंड्स बनने चाहिए थे, जी जी ताकि हर एरिया और मोहल्ला जो है वो उसकी एक्सेस में आ जाए। जी जी अब सबसे बड़ा एक इसमें भी ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों में जो जिस्मानी सरगर्मियाँ वो बहुत ज़्यादा कम है, जी जी और वो एक्टिविटीज़ कम है। उसकी वजह, एक वजह ये भी है कि हमारे पास स्टेडियम या ग्राउंड्स मुयस्सर नहीं है। जी जी अच्छा, अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये स्पोर्ट्स का हवाला था इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया। आपका पिछला प्रोग्राम हमारा स्पोर्ट्स वजह से ही था, जो कि मेरे एक कज़न की बेटी फोत हो गई थी, उस वजह से मुझे 2 प्रोग्राम मुसलसल जो थे वो कैंसिल करना पड़े। मैं नहीं कर सका, भाई उमर सियाल साहब थे जी। तो सदमे में था खुद भी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, इस वजह से वो 2 प्रोग्राम कैंसिल अल्लाह हो आपको गए। सब्र तो जमील अता फरमाए। आज थोड़ी सी बात होगी, वो भी अच्छा हो गया उस हवाले से। क्या खेलों के मामले में हमारे फुकदान है, क्योंकि अगर मुझे पता था कि आपके अंदर जो स्पोर्ट्समैन बंदा छुपा हुआ है, अगर मैंने उसको छेड़ दिया ना तो टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स की ज्यादा बात नहीं कर रहा था। ये आपने बड़ा अच्छा किया है। क्रिकेट एक जुनून था हमारा, स्पोर्ट्स एक जुनून में रही हैं, तो बड़ा अच्छा किया आपने जी। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। पार्क्स, जी जी अब देखें, ये भी बुनियादी सहूलत है शहरी के लिए। जी जी पार्क्स हमारे पास, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हमारे पास 20 छोटे पार्क्स बने कनाल पे। जी जी अगर हम बड़े पास 2 जो हमारे पास मौजूद हैं, 2 या 3, उनको हम निकाल भी दें, हम उन्हीं 20 की बात कर लें। जी जी असल में होता यह है कि ये काम नहीं होता कि हमने कोई चीज़ बना दी, ये कोई काम नहीं, बनाना कोई काम नहीं जी जी है, उसको मेंटेन रखना काम। जी जी आपने लाखों रुपए लगा के, किसके पैसे थे वो? आवाम के। हमारे पैसे थे। जी जी आपने लाखों रुपए लगा के 20 पार्क्स बना दिए, बन गए, अब वो खंडर बने बैठे हैं, नो डाउट। तो कौन उसकी देखभाल करता है? ये किसकी ड्यूटी? सिटी गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। जारी उनकी बाजारी से बात। ये सिटी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि उसकी देखभाल के लिए कम से कम एक आध बंदा अपॉइंट, अगर बंदा उनके पास मुलाजम शॉर्ट है बकौल उनके, तो वो बंदा एक दिन के लिए नहीं, महीने में 1-2 दफ़ा उनको ज़रा उनकी देखभाल कर लें, सफाई कर दें, घास काट दें, पेंट शेंट का अगर कोई मसला है वो देख लें, कुछ झूले टूटे हुए हैं, उनकी वेल्डिंग का मसला है, ठीक करवाने वाले हैं तो वो ठीक करवा दें। आपकी मेंटेनेंस पे खर्चा कितना आ जाता है? बहुत माइनर सा खर्चा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने दोबारा जब इनको रीबिल्ड करना है तो फिर लाखों रुपए लगाने हैं, सही बात। और फिर से वही टेंडर, फिर से वही जो सारा एक सिलसिला चलेगा, और फिर पैसे जो है वो गायब होंगे उसमें से। सही है। तो मसला ये है कि सिटी गवर्नमेंट उनकी तरफ तवज्जो दे, ताकि बुनियादी सहूलत हमारे शहर के बच्चे को मुयस्सर आ सके। आप अब बच्चा लेके चले जाएं, आप डरते हुए उस पार्क में बच्चे को भेजेंगे नहीं, कहीं कोई सांप या कोई मूजी कीड़ा वगैरह ना हो। इतनी बड़ी बड़ी घास है वहां पे, सफाई वहां पे नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, कोई बंदा उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो ये भी सिटी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, सिटी गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। आप पौधे लगाते हैं, आप पार्क्स में मुख्तलिफ, हिल पार्क में अभी पिछले दिनों में पौधे लगे हैं, पौधे लग गए, आपने फोटो सेशन करवा लिया, पौधे लग गए हैं, सारा कुछ हो गया, उसके बाद उसकी देखभाल कौन कर रहा है? वो आप जाके देखें, एक पूरे पोर्शन में पौधे लगाए गए थे, वो सारे के सारे जल गए, वो सारे खराब हो गए।
वो सारे के सारे पौधे जो हैं अब वो चले ही नहीं। तो लाखों रुपए जो वो पौधों की मद में भी लगे वो भी जाया गए। एक अपॉर्चुनिटी थी कि पार्क खूबसूरत होगा, वो भी गया। तो फिर आप जब तक बैकअप नहीं देंगे, किसी चीज को बना लेना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। मेंटेन ही तो करना है, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने अदारे बनाए हुए हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि अगर पार्क्स की तरफ तवज्जो दी जाए, उनको साफ नीट क्लीन रखा जाए, कम से कम ऐसा हो जाए हफ्ते में एक दफ़ा ही सही उनकी सफाई कराई जाए, उनकी जो ज़रूरतें टूट फूट है उनकी मरम्मत करवाई जाए, तो हमारे शहरियों के लिए बहुत अच्छे असबाब पैदा हो जाएंगे तफरीह के। बिल्कुल है। थोड़ा सा इल्म में इजाफा करता चलो, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाए ना, मजे की बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक स्कोर है और एक आउट हो चुका है और 3 बालें हुई हैं माशाल्लाह। जबरदस्त, ये इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर। मैं वापस आता हूँ सवाल के ऊपर, आपके नॉलेज में लेके आना चाहता हूँ कि मैं जब आया था ना यहाँ पर, तो मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था समथिंग स्पेशल। तो मुझे अपने शहर की सबसे जो स्पेशल चीज़ लगी ना नई, वो पार्कें थी। मैं अपने भतीजों के साथ ना अपनी बेटी के साथ मैं अक्सर पार्कों में जाता था, ये पिछले साल की बात है, लेकिन वो नाकस कारकर्दगी की वजह से और ये नाअहली की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से अभी वहाँ पे जाने को कभी दिल नहीं किया, ना हिम्मत होती है कभी कि बच्चों को रिस्क में डालें। मैं वहाँ पर कुछ नातों की शूटिंग भी कर चुका हूँ अपने गांव के जो मेरे दोस्त नात उनकी वाले से भी। अहम बात यह है कि मैंने ये सवाल आपसे पहले सियासतदानों से पूछा। सियासतदान कौन थे? जो आज के हुक्मरान पार्टी है। उनका जवाब है कि मियाँ शमीम हैदर साहब ने उस वक़्त के तहसील नाज़म जो थे चीमा साहब को, यानी कि बल्दिया को आज तक अंडरपास हैंड ओवर नहीं किया। जिन साहब ने ये पार्कें बनाई हैं, उन्होंने ये सारे का सारा सिस्टम बल्दिया को हैंड ओवर नहीं किया। बल्दिया उसके अंदर ना जा सकती है ना काम कर सकती है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हम यही बात को मान भी लें कि बल्दिया उनके अंदर आ नहीं सकती, मैं एक छोटी सी बात बड़ी सादा सी करता हूँ कि वो क्या शहर के हदूद से, सिटी गवर्नमेंट की, म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद से बाहर है? लेकिन आपको मालूम है ना, बल्दिया वालों से जब सवाल किया जाता है ना, जी। मेरी बहुत कोशिश रही है कि मैं ना कभी उनसे इंटरव्यू करूं। पहले जब मलक साहब थे चेयरमैन, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, अभी यासर शाह साहब के साथ भी इंशाल्लाह कोशिश है कभी उनके साथ मेरा इंटरव्यू हो। टाकरा नहीं, जब मेरा गपशप प्रोग्राम और मेन इंटरव्यू में उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करूँ, उनसे ये सवाल करूं। लेकिन उसके पहले ही मुझे बल्दिया के ही बंदे ने जवाब दे दिया कि बल्दिया वो काम करेगी जो उसकी जिम्मेदारी है। बल्दिया ने ठेका नहीं लिया हुआ शहर क्या कर रहा है। बल्दिया उसी की तनख्वाह लेती है जिसका वो काम करेगी, तो काम वही करेगी जो उसकी जिम्मेदारी में है, जो उसके हैंड ओवर है। एक चीज हमें हैंड ओवर ही नहीं की गई, हम उसकी देखभाल क्यों करें? तो इसमें आपने उसकी फिर इस क्वेश्चन की जो थी बहसीयत सहाफ़ी और अच्छे सहाफ़ी होने नाते, आपने कोई इसकी तहकीक की कि वो उनके हाथ में है या नहीं है? नहीं, उन्होंने ये बल्दिया जाहिर सी बात है, एक अदारा बोल रहा है कि मेरी जिम्मेदारी ही नहीं। जी उसने बोल दिया। हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि जी क्योंकि उनके पास उनको हैंड ओवर ही नहीं किया, कुछ भी हैंड ओवर नहीं किया गया, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकते। बात आगे बीच में फंस गई कि हुकूमत और यो जिन साहब ने काम किया और बल्दिया के दरमियान कम्युनिकेशन गैप, सियासी मफाद का मुतफिक ना होना या इत्तेहाद ना होना, ये साबित करता है कि उनको अवाम के मफाद से कोई सरोकार नहीं। सियासतदान ने बना के अपनी तख्ती लगा ली, बल्ले बल्ले करा ली, डोल धमाका कर लिया, सारा कुछ कर लिया, खबरें 4 दिन चल गई, मुबारक सब कुछ हो गया। अवाम अभी ज़लीलो ख्वार हो रही है। हाफिज साहब, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, अदारे तो कहीं नहीं जाते। अदारे आपको मालूम है उनके सरबराहान चेंज होते रहते हैं, एक सरबराह की वजह से। देखें आप तहकीक कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि अदारे का सरबराह बदलता है, अदारा बदलता नहीं है। ऐसा ही है। अदारे की ड्यूटीज वहीं पे हैं, उसका सरबराह बदल रहा है, उसको लीड करने वाला बदल रहा है। सही है। अदारे बनाने का मकसद भी ये होता है कि काम चलता रहे, हम जो मर्जी ऊपर लाके ड्राइविंग सीट पे बंदा बिठाते हैं। ड्राइविंग सीट वाला बंदा बदल गया, मान ली बात, रोड तो वही है, रोड वही है, चीजें वही हैं, ड्यूटीज वही हैं, तो फिर ये इस तरह का आर्गुमेंट मैं समझता हूँ बड़ा
मजाका खेज आर्गुमेंट है कि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। नहीं, लेकिन वो उनके कहने का मतलब यह है कि उनको हैंड ओवर ही नहीं किया गया। एक चीज उनके हैंड ओवर ही नहीं की गई, वो जिम्मेदार कैसे होंगे? अच्छा, इस पे एक सेशन और करेंगे इंशाल्लाह फिर हम। अच्छा, जिस पे तहकीक करेंगे आप? तहकीक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ। अगर आप अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब वो पार्क ठीक थी। जफर मॉडल स्कूल से थोड़ा सा आगे गया, पार्क में नहर के सामने छोटी सी पार्क में बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मोबाइल में मस्त हूँ। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि नहर के किनारे छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मौजूद हैं, वालिदैन हैं, बड़े औरतें भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नलके लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और नलके से पानी भर के लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सवाल किया, मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद 14 अगस्त को जो नशर किया मैंने मौजूदा MPA साहब से, मेरे शहर का बहुत बड़ा मसला साफ पानी भी है। मेरा हक है, मैं टैक्स देता हूँ, मैं रोड पे निकलता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मैं जैसे ही कोई चीज़ खरीदता हूँ मैं टैक्स देता हूँ, पेट्रोल खरीदता हूँ मैं टैक्स देता हूँ, ऑयल, चीनी, हर एक चीज़ के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ। मेरा बुनियादी हक है कि मुझे बुनियादी सहूलियात दी जाएं, जिसमें सफाई, पानी, बिजली, ये जो दीगर सहूलियात है जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए मुझे अहम है, मेरे लिए बहुत अहम है, उनको मुझे मिलना चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए पैसा ही देना पड़े। फ्री तो मुझे नहीं मिलेंगी। लेकिन जब मैंने सवाल किया कि मेरे शहर में लोग अभी घर का मर्द बाहर है या अंदर है, उसको पानी तो फिर भी खतून खाना को पीने के लिए चाहिए, लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, पानी का मसला कब हल होगा? मेरे शहर के मौजूदा MPA साहब का बयान था कि पानी का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अब अगर पानी का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी मायूसी वाली बात, आप अवाम को लीड कर रहे हैं और लीड करते हुए उनको मायूस भी कर रहे हैं। मैं उसके बाद इस सवाल के बाद कितनी देर खामोश रहा, अफसुर्दा रहा। इस इंटरव्यू के बाद कमोबेश 2 माह तक मैंने इंटरव्यू नहीं किया, इसी जवाब की वजह से मायूसी आ गई। जो मैं अभी बात कर रहा था, आप दिलासा तो दे दें जैसे सियासतदान देते हैं, आप दिलासा दे दें जी हो जाएगा, कर देंगे, तो हो जाएगा, कर देंगे, तो 74 सालों से 72 सालों से देख ही रहे हैं, होता जा रहा है, करते जा रहे हैं सारा कुछ ही। कई गवर्नमेंट्स आई, कई वादे हुए, कई कुछ हुआ। यहाँ अभी आपने तज़किरा किया वो अंडरपास का और पार्क्स का, मैं पहले थोड़ी सी उसके साथ बात थोड़ी सी कर लूँ कि वो आपने तज़किरा किया, आप शहर के किस सियासतदान को कहेंगे, हमारे लीडरान को कहेंगे जिन्होंने वहाँ जाकर वादे नहीं किए, वहाँ जाके बातें नहीं हुई, वहाँ जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये चंद रोज़ में, चंद माह में ये मसला मैं हल करवाने वाला हूँ। और वो अंडरपास कितनी जानें ले चुका है ये आप जानते हैं, और जानें लेने के बाद वो अंडरपास कितनी ज़्यादा जानों के लिए वबा बना हुआ है। वो उसके जो सराउंडिंग इलाके हैं वहाँ पे कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, वो घर जो हैं वो घर कितने मुतासर हो रहे हैं, उनमें कितना गंदा पानी जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में वहाँ मच्छर पैदा हो रहा है। ये किसी मतलब ये भी तो है, इनका हिस्सा है। तो ये सारे लोग जो वहाँ वादे करके आए हैं उस जगह पे खड़े होके, और जिन्होंने बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं, बड़ी कवरेज भी मिली है उनको, वो उन्होंने दोबारा क्यों इसकी वजाहत नहीं दी अभी तक आके? ये भी तो क्वेश्चन है, उन्होंने दोबारा क्यों नहीं अभी तक वजाहत दी कि अगर हमने वादा किया था, वादा क्यों नहीं पूरा हो सका? मैंने अभी एक लफ्ज बोला था शहर लावारिस, ये शहर लावारिस इस सेंस में है कि इसके किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है इसके लिए काम करने के लिए। ऐसा ही है। आपकी ये जो फैसलाबाद रोड है, आपके शहर का MNA भी आपके शहर का हो, MPA भी आपके शहर का हो, और MNA 5 बारियां मुसलसल लेके MNA हो, और आपकी सड़कों का ये आलम हो कि आप पनाह मांगते हो, गाड़ियां जो हैं वो आपकी आए दिन खराब होती हों, एक्सीडेंट्स होते हों, और आप दुआएं करते हो कि अल्लाह करे कोई बंदा हमें बस सड़कें बना के दे दे। उस शहर को आप क्या कहेंगे? शहर लावारिस नहीं कहेंगे। सही। अंडरपास में बात की आपने, थोड़ी सी इसमें भी एडिशन करता चलूँ। माह फरवरी में इसी साल में मेरा इंटरव्यू हुआ हुकूमत जमात के 2 नुमाइंदगान के साथ। उन्होंने उस वक्त धड़ल्ले से, मतलब वो इंटरव्यू रिकॉर्डिंग हुई थी जनवरी के लास्ट में, और 5 फरवरी के वाले से प्रोग्राम था, तो 5 फरवरी को नशर किया मैंने। उन्होंने कहा था कि बड़े फ़ख्र के साथ जो हमारे वज़ीर पंजाब हैं वो ननकाना आएंगे, ननकाना के बाद सांगल आएंगे, सांगल आएंगे, हम उनको अंडरपास पे लेके जाएंगे, उनसे अंडरपास बनवा के दिखाएंगे आप। सवाल मैंने फिर ये किया ईद से पहले मेरे शहर के शकाया सेल के चेयरमैन से। मैंने कहा सर
मेरे शहर का बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी शिकायत, क्योंकि आप शिकायत सेल हैं ज़िला ननकाना के, तो ये तो आपका आबाई शहर है जहाँ से आप जीते हैं, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ से गुजर कर आप जाते हैं। उस शहर में अंडरपास के हवाले से जो बहुत सारी शिकायत हैं उसके ऊपर कुछ हल हो सकता है। उनका जवाब था कि इसका कोई हल नहीं, क्योंकि जितना उसको रेनोवेट करने में खर्चा आएगा ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसको रेनोवेट करें भी या इसको री कंस्ट्रक्ट भी करें, कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये चालू नहीं होगा। कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर यही सवाल अगले ही सेशन में डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे शहर का अंडरपास, जो कि मेरा रोड उसी से गुजर के जाता हूँ मैं अपने गांव में, तो मसाइल हैं, हॉस्पिटल उधर हैं, ज़्यादातर कुछ इस तरफ हैं। अगर तहसील हेडक्वार्टर वाले बोल देते हैं जी फैसलाबाद है, जो फाटक बांधा है किधर जाएं। अगर नीचे से अंडरपास से गुजर जाएंगे तो कम से कम कोशिश तो की जा सकती है ना कि मरीज की जान बच जाए। उनका जवाब था कि हम मियाँ आतफ साहब को फंड मिल रहा है, उनसे 10 करोड़ लेकर अंडरपास की जगह अंडरपास या फ्लाईओवर या कुछ ना कुछ हम करेंगे। कुछ दिन पहले फिर सेशन हुआ, फिर मैंने सवाल किया, वज़ीर आला पंजाब से बात करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब हमारे शहर में नहीं, आपको मालूम होगा। अभी गवर्नर पंजाब साहब की आमद का चर्चा चल रहा है। अभी उन्होंने इस उम्मीद पे प्रोग्राम का इख्तिताम किया था कि जब गवर्नर साहब आएंगे उनको लेकर आएंगे, मतलब मजीद प्रोसेशन होगा, मजीद प्रोसेशन होगा। ये लफ्ज ज्यादा अच्छा है कि मजीद फोटो सेशन होगा। जी, फोटो सेशन होगा। और फिर होगा काम नहीं होगा ये तो रब जानता है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब आएंगे, उनको लेके जाएंगे, दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे उन्होंने कहा हम इसको भी बनवाएंगे। मतलब उन्होंने बहुत काम कर लिए हैं, इसलिए वो बोले इसको भी बनवाएंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब आपने अपने पूरे प्रोग्राम में 3 बातें ऐसी मुझे बताई जिसपे हमारे सिटी लीडरान जो हैं, सियासी शख्सियात, उनकी आपने मुझे, और फिर साथ में आपने सिटी गवर्नमेंट के लीडर का भी एक आपने वो बताया मुझे कि जवाब आपको तीनों से एक ही मिला, और जवाब ये था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप सांगला हिल के THQ में मौजूद हैं और आपको डॉक्टर कह रहा है कि इन्हें नहीं बचना। जी। आप कर क्या रहे हैं? आप हमें उम्मीद दें, आप कोशिश करें, एफर्ट करें। हम ये नहीं कहते एक दिन में ये सारा काम हो जाएगा। मैं आज से कोई 5 साल पहले मैंने कहना शुरू किया था, और बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी, अगर हमारा अंडरपास बन नहीं सकता, रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, या उसकी रेनोवेशन या उसकी मरम्मत वगैरह नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता उसका, कम से कम उसको बंद ही करवा दें। 2 करोड़ पे खर्चा बताया गया है मुझे बंद करने प्रोग्राम है। बंद करने के लिए 2 करोड़ चाहिए उनको, और नया बनाने के लिए 10 करोड़ चाहिए। और पहले ये 3 करोड़ में बना था। अच्छा, तो जब बना वो 3 करोड़ में, बंद करने के लिए 2 करोड़, और इसको नया बनाने के लिए 10 करोड़ चाहिए उनको। आप देखें, आप उस रोड से गुजरते हैं जी, वो बंद करना ज्यादा कीमती है या लोगों की जानों से खेलना ज्यादा कीमती? आपने ताफुन देखा है किस तरह का वहां से उठता है? कितने सालों का पानी वहां पे खड़ा हुआ है। जी ऐसे ही है। पानी का कोई एग्जिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जा रहा पानी, वहीं पे खड़ा हुआ है, जमीन में जा रहा है। वही जो साथ की आबादियां हैं, साथ वाली, वो बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। अच्छा, एक तो ये नुकसान है कि पानी गंदा हो रहा है ज़ेरे ज़मीन। जी। उसके साथ एक नुकसान आप जाके देखें, वो बिल्डिंग्स जो लाखों रुपए लगा के लोगों ने अपनी उम्र की पूरी पूंजी लगा के बनाई हुई हैं, पास में मॉडल टाउन हो गया, साथ वाला मोहल्ला हो गया, मुस्लिम टाउन हो गया, आप वहां जाके देखें बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं। ऐसे ही सेम की वजह से, पानी की वजह से वो बिल्डिंग्स खराब हो रही। तो क्या उन बेचारों का क्या कसूर है? कुछ तो हल निकाला जाए। अगर हम यही कहते रहे कि सही कराने पे 2 करोड़ लगता है, नहीं बनाने में 10 करोड़ लगता है, और इसका कुछ नहीं हो सकता, अगर हम इसी बात में उलझे रहे तो फिर तो हम बंदे मजीद कत्ल कर रहे हैं, मजीद हम लोगों के लिए बीमारियां पैदा कर रहे हैं। ये कत्ल ही है ना, इंसानियत का कत्ल। आप बीमार कर रहे हैं बंदों को। आप वहां जाके देखें, आप हेपेटाइटिस एक आम मर्ज बन चुका है, आप उस मोहल्ले में जाके देखें। ये कहाँ से आ रही हैं बीमारियां? आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ बेचारे किसी अपनी वजह से, गंदगी की वजह से उनको आ रहा है? गंदा पानी पी रहे हैं, गंदे माहौल में रह रहे हैं, ताफुन में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इस वजह से उनको बीमारियां लग रही हैं बेचारों को। मेरा जो पहला स्टूडियो था ना, जो जहाँ पहले 5 प्रोग्राम किए, और वो भी वही उस तरफ भी था, और मेरे उस्ताद सैफुर्रहमान कादरी साहब हैं, उनका घर भी उस तरफ ही है। तो अक्सर उनसे मुलाकात के लिए जब जाता था ना, उस रोड से गुजर के,
तो पहले पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि पानी किस चीज़ का है। जब नया नया आया था तो बाद में पता चला कि ये जो नालियों का जो है ना, अभी कहने के मुअत्तर तरीन पानी बन चुका है, जो कि वो लोग मजबूर हो चुके हैं इसको बर्दाश्त करने वो के। यूज टू हो गए, आदी हो गए, आदी हो चुके हैं। आदी हो गए। अभी वो पानी सारा नालियों से निकल कर उसमें जा रहा है, लेकिन मजे की बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि नाली का पानी मुसलसल उस अंडरपास में जा रहा है, अंडरपास से पानी फिर कहीं पर भी नहीं जा रहा। कहीं और भी नहीं। हैरानगी वाली बात यह भी है कि हमारी इंतजामिया इस कदर सोई हुई है कि वहां से 2 बड़े ट्रैक, यानी कि वजीराबाद लाहौर जाने वाले ट्रैक वहां से गुजरते हैं। अल्लाह ना करे वहां से मालगाड़ी गुजरती हैं। अगर कहीं स्पीड तेज हुई, जमीन में नमी इतनी पैदा हो गई और हमारा रेलवे ट्रैक, एक ट्रैक भी इधर से उधर हो गया, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जानों का नुकसान होगा, और उसका जिम्मेदार फिर कोई भी नहीं होगा। जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कोई नहीं करेगा। वो जैसे आपने अभी कहा कि अगर आप सिटी गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमारे हैंडओवर नहीं किया गया। और अगर आप सियासतदानों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो ड्यूटी नहीं थी, हमने तो बना के सिटी गवर्नमेंट को दे दी। तो हम लोग लटके हुए हैं, जिम्मेदारी बाद में कोई नहीं लेता। कोई नहीं लेगा। मियाँ शमीम हैदर साहब से पूछा मुझसे पहले लोगों ने, उन्होंने कहा जी मेरा काम सी बना के दे देना, हूँ तुम जानो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। उन्होंने चीमा साहब के उस वक्त तहसील नाज़म थे, गोगा चीमा साहब के हवाले ही नहीं किया। वज़ीर तार साहब से मुतअद्दिद बार अहलियाने शहर ने, इलाका ने दरख्वास्त की प्लीज़ इसके लिए कुछ कर दें। उनका एक ही जवाब था, जैसे वो हस्बे रवायत देते हैं, मैं बनाया ही नहीं, मैं क्यों करूँ, क्योंकि उनको मालूम है जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो सियासतदानों को तो सिर्फ चाहिए क्रेडिट। अच्छा, एक ये दरख्वास्त भी करूंगा और बड़ी देर की एक दरीना ख्वाहिश भी है जी कि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर जी अपने शहर, अपने इर्द गिर्द और अपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर देना। जी जी आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ऐसे हकीकत बात की आपने। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं मुझे वोट दें। आप इस खौल से बाहर तो आएँ। मेरे जितने भी सियासी यहाँ से रखने वाले, हमारे शहर की बड़ी खुशकिस्मती एक ये भी है कि MPMNA हमारा अपना होता है। जी जी ठीक है, तो ये भी बड़ी बात है कि वो होता है, लेकिन इसके बावजूद अब उसकी उल्ट साइड पे चले जाएं तो सबसे बड़ी बदकिस्मती भी यही है जैसे ही कि काम भी नहीं हो रहा। हमें साइड से आके लोग पूछें, कहें कि यार आपका अपना MPA, आपका अपना MNA, तो काम क्यों नहीं, डेवलपमेंट क्यों नहीं नजर आ रही, तो हम क्या बताएं किसी को। मगर दूर का जाना, अगर आप फैसलाबाद के इलाके में चले जाएं, इस अफजल साई साहब का जो एरिया है, ये बालचक कल तक कुछ भी नहीं था। आप अभी तो बालचक से शुरू हो जाए। वो क्या बात है, रोड पे चले सुई गैस हर घर घर में है, स्कूल उनके देख लियो, हर गांव में तकरीबन वहाँ पे डिस्पेंसरी बनी हुई है, और स्कूल उनकी पक्की, उनकी दीवारें हैं, टीचर्स मौजूद हैं, फिर रोड, कारपेट रोड बने हुए हैं। हैरानगी होती है, इतना बैकवर्ड एरिया में इतनी सहूलियत दी गई हुई हैं और हम इतने एडवांस होके भी हमारा हाल नहीं। ये बहुत बुरा है कि पूरे शहर में भी सुई गैस की, अभी तक सुई गैस की बंदिश भी है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। वापस आते हैं पानी के मसले की तरफ। आपके भी इल्म में आया होगा आजकल जो है ना फेसबुक के ऊपर चल रही है बहुत बड़ी कंपेन, पानी पानी पानी, मतलब कि गवर्नर पंजाब, आपको मालूम है हमारे शहर में आ रहे हैं, तो आने से पहले वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो लगाना जा रहे हैं। मुझे भी उन्होंने वादा किया है कि आपके गांव में भी लगाएंगे। प्रोग्राम में बात की तो उधर ही मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लिस्ट में मेरे गांव का भी नाम आ गया। बहरहाल वापस आते हैं, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जब लगाने का इनका इरादा है, फेसबुक के हद तक तो लगा चुके हैं, लेकिन रियलिटी में अभी तक हमें नज़र नहीं आया। अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एज पर देर रिकॉर्ड के 20 से 25 तक जो है ना मिनिमम लगेंगे इस कुर्बो जवार में, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और पानी की टैंकी दोनों ही सोर्स ऑफ इन वाटर ही हैं, दोनों ही आपको जेन्युइन वाटर देंगे। दोनों में से बेहतरीन तरीकाकार कौन सा है? अच्छा, अब देखें, हम लोग जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया तरक्की करती जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात भी इंसान की उसके साथ बदलती जा रही हैं। जी जी। टैंकी जो है वो एक पुराना निज़ाम था, अच्छा, उसमें बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं। ठीक है। हम लोग बहुत सारे ये समझ लें हमारी क्यूरीज हो सकती हैं, शरारत हो सकती है। अब ज़्यादा आपको पता है किसी भी किस्म की दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। फैसलाबाद में ऐसा हुआ था ना कि पीने का पानी और गंदे पानी के नल आपस में मिल गए थे जी। ये ऐसे चंद साल पहले की बात है। जी, मैं उधर ही आ रहा था जी। कि अब अगर वो हुआ था, एक जेन्युइन केस हो गया खुद ब खुद। जी जी। अगर आप कोई बंदा कोई प्लान तरीके से इस तरह से वाटर का जो पाइप है और बाद से कोई
केमिकल ज़्यादा या गंदा पाइप मिक्स कर देता है तो वो तो पता नहीं चलेगा पूरे शहर को, वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो होते हैं वो कम से कम सेफ सिक्योर होते हैं, और मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि एक तो फिल्टर पानी मिलेगा, फिल्टर्ड मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा वबा इस वक्त फैल रही है उसमें आप देखते हैं नंबर 1 इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा फैसलाबाद रीजन में तंग कर रही है वो हेपेटाइटिस। तो कम से कम फिल्टर्ड पानी पीने से एक मिनिमम हो जाएगा, रिस्क मिनिमम हो जाएगा कि कोई बीमारी जो है वो नहीं लगेगी। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वही यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएं और उन्हीं से बच्चों हमारे इलाके को पानी मिले। रही बात के चेयरमैन जो हमारे बैतुल माल हैं मलक साहब, उनसे चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी भी, तो उनसे मैंने क्वेश्चन यही किया था इसी मुतल्लिक़ पानी के। तो उन्होंने कहा कि जी पानी जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया को, ये जो अभी आपने 25 का बताया, उन्होंने कहा था कि ये 25 में इस एरिया में सारे सांगला में नहीं एरिया में, लेकिन पूरे एरिया में 25 जो है वो मैं करवाऊंगा। उसमें से 2 उन्होंने कहा था कि सिटी में होंगे इब्तदाई तौर पर, और फिर बाद में ज़्यादा जो है वो करवा देंगे। अच्छा, यहाँ हमारी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है इसने बड़ी आवाज़ उठाई है, आपको पता है तकरीबन बहुत ज़्यादा शोर हुआ है, सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया इसके ऊपर कि जी पानी का जो मसला है वो हल किया जाए किसी तरीके से। अगर आप पानी की ये बात करें, जैसे अभी आप ही ने बात की कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स रहती हैं, मेल नहीं है घर में, वो या तो आउट स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री है या है ही नहीं है, ये भी कुछ घर है तो उनमें ऐसे हैं, मेल नहीं है। तो वहाँ पानी जो जा रहा है, मोटर वाला पानी वो जा रहा है, अगर आप वही पानी को देखें उसका भरना, वो केन्स उसकी जब वो डिलीवरी होती है वो, और वो जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं वो जाके आप देखें तो वो उतना खतरनाक घर का पानी नहीं होता जितना पानी खतरनाक वो वाला हो जाता। तो इसके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होंगे, लगे होने चाहिए, और 2 नहीं 2 हमारे लिए आप खुद सोच सकते हैं 3 लाख से ज़ायद वाली आबादी जो बड़ी रैपिडली पिछले 10 साल में फैली है, 10 से 15 साल में बहुत ज़्यादा जो है उसका वुसअत आई है एरिया में। तो वहाँ पे 2 तो नहीं कम से कम, लेकिन 4 सराउंडिंग्स में कम से कम 4 जो है स्टार्ट में वो लगने चाहिए, लाइन से उस साइड पे भी और रेलवे लाइन से इस साइड पे भी, ताकि दोनों जो आबादियां वो मुस्तफीज हो सके। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने अच्छी राय दी इस हवाले से। काफ़ी सारे जो मसाइल पर बात की हमने, चूँकि आप काफ़ी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, तो हमारी जो आवाम देख रही है उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम यही है, जैसे मैं जो दरख्वास्त है वो करूँगा अपने सियासी लीडरान से, एक दरख्वास्त वो होगी, वो ये है कि बराए मेहरबानी अपने लोगों से प्यार करें, अपने एरिया से प्यार करें। आपको नाम अल्लाह ने देना है, आप काम शुरू कर दें, अल्लाह नाम दे देगा आपको, अवाम आपसे प्यार करने लग जाएगी। और इसके साथ एक अवाम से दरख्वास्त करनी है कि अपने हक के लिए बोला ज़रूर करें, ये ना सोचा करें कि कोई मुझे क्या कहेगा, अपने हक के लिए बोलेंगे तो आपके हकूक जो हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी साहब। इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी और गपशप होगी इंशाल्लाह से फिर किसी दिन टाकरे में। नाजरीन, मुझे तो इजाज़त अभी इस पैगाम के साथ कि सफाई निस्फ ईमान है, हमें अपने घरों में, अपने जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर ये पैगाम उन लोगों के लिए जो गाड़ियों में चलते हैं और चलती चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंक देते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि खुदा ऐसा ना किया करें, डस्टबिन में जाके फेंकें या फिर एक मुनासिब जगह पर, मुनासिब मकाम पर जाके उस कचरा को फेंकें। तो उससे यकीनी तौर पर हमारा माशरा भी साफ सुथरा रहेगा, लोग आपकी भी तारीफ़ करेंगे और हो सकता है कि आपको देखकर कोई अच्छा सबक सीखे जिससे हमारा माशरा और बेहतर हो जाए। मिलेंगे फिर कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मौजूद नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।